हेलो बच्चों, उम्मीद आप सब स्वास्थ्य मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल पढ़ने के लिए कितनी बातों की हमको जरूरत होती है, क्या क्या चीजें हमको जाननी है, वो सब हम इसमें देखेंगे और उसके बाद जो भी आपकी एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इस बात को पहचानने के लिए कि अगर हमसे पूछा जाए दे के कोई एक ऐसी इक्वेशन दे दी, पोलिनोमियल दे दिया और पूछा गया क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए, देख के बताना आना चाहिए कि क्या हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि कोई पोलिनोमियल है या नहीं है। अब पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत होती है, अगर हमको वो पता चल जाए तो हम इसमें से इजीली बता पाएंगे कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? कंडीशन केवल एक ही है। क्या कंडीशन है? हम देखेंगे पावर। पावर किसकी? वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल में नंबर के साथ साथ जो भी अल्फाबेट यूज हुआ है उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, बस इतना सही है वेरिएबल का रोल। अब पावर देखेंगे इसकी। इसकी पावर पहली बात तो क्या? पॉजिटिव यानी कि प्लस में होनी चाहिए, नेगेटिव में कोई पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर क्या? जैसे इंटीजर्स होते हैं प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। हमने माइनस रोक दिया यानी कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितनी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू हम अलाउ करेंगे पावर में। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे? नेगेटिव वाली कोई वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। अब इंटीजर है तो रेशनल वैल्यू भी कोई अलाउ नहीं करेंगे। रेशनल वैल्यू जैसे 1/2, 3/5 ये कोई वैल्यू हम पावर में अलाउ नहीं करेंगे। तो इन दो इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या हम पोलिनोमियल को पहचान सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं इसकी पावर कितनी है? 1। कोई भी वेरिएबल पे अगर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर कैसी कहलाई जाती है? 1। तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये एक पोलिनोमियल है। अब इसको अगर इस वाले को सोल्व करके देखें तो ये लिखा है x प्लस एक्स की पावर -1। ये आप 8th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे कि जब हम किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो प्लस से माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि पावर कैसी होगी? प्लस होगी, लेकिन इसकी तो प्लस है लेकिन इसकी तो माइनस है, तो क्या ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी बात, यहां तक सही है। अब यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर एक्स की स्क्वायर रूट लिखा है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 हमने तो कहा है कि पावर कैसी होगी? इंटीजर होगी, 1 2 3 4 ऐसी होगी, लेकिन ये तो हमको रेशनल नंबर मिल गया। तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? नहीं है। एक बात और, किसी भी टर्म में ऐसा नहीं है कि यहाँ तो हमको मिल गया, इसकी किसी भी टर्म में अगर कोई हमें ऐसा वेरिएबल मिल जाए जिसकी पावर इंटीजर और पॉजिटिव दोनों में से कोई भी नहीं है तो हम उसको पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। यहाँ तो हमको पहली ही टर्म ऐसी मिल गई जिसमें क्या है? ये एक रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। 2x, केवल 2x लिखा है, पावर कितनी है? 1 है। जब नहीं होती तो क्या कहलाता है? 1 पावर कहलाता है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ हमने केवल ये देखा कि क्या हम देख के पहचान सकते हैं कि कोई भी दिया गया एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, आगे कुछ और बातें जानते हैं पोलिनोमियल के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम पोलिनोमियल का। ये दिया गया एक पोलिनोमियल है और इसमें इन सारी चीजों को हमको डिफाइन करना है। क्या क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले कांस्टेंट बताना है इसमें क्या है, फिर वेरिएबल बताना है इसमें क्या है, तीसरा कोफिशिएंट, और फोर्थ टर्म को हम डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल है हमारा ये 5x² - 3x - 9। सबसे पहले हमें इसमें बताना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट किसी भी पोलिनोमियल की वो टर्म होती है जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो कौन सा है? 9। अब जब हम किसी भी टर्म या किसी भी कोफिशिएंट को लिखते हैं तो उसके पहले जो भी साइन होता है उसको मेंशन करते हैं। अगर प्लस का साइन है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी नंबर के सामने माइनस है तो उसको लिखने की जरूरत है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -9। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस पोलिनोमियल में अगर बात करी जाए कि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, तो वेरिएबल इसमें यूज हुआ है x। ठीक, अब अगर बात करें कि इसमें कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन वेरिएबल के साथ लिखा गया हो। अब
यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है, तो अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा है 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 5। यहाँ पे पूछा जाए अगर x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा -3, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। कांस्टेंट टर्म की हम बात कर चुके हैं। अब बात करी जाए कि किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होती हैं, किसको टर्म्स कहते हैं, तो ऐसी एक वैल्यू जो प्लस या माइनस साइन के साथ अलग हो उसको एक टर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे 3। अगर उसको लिखें तो पहली टर्म्स क्या है 5x स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है -3x और तीसरी टर्म क्या है -9। ये 3 हमारे पास टर्म है। अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी के जरिए, ठीक है। अब ये हमने एक एग्जांपल और लिया है, क्या है एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y -4। अब उसमें इन सारी टर्म्स को हमको दोबारा बताना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया है, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है -4। अब वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे एक तो अल्फाबेट x यूज हुआ है, दूसरा y यूज हुआ है, x और y दोनों में यही यूज हुए हैं। तो वेरिएबल कौन से हो गए x, y, ये दो वेरिएबल हो गए, ठीक। अब बात करें कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, ठीक। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। तो ऐसे ही हम किसी का भी कोफिशिएंट बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर टर्म्स पूछी जाए तो एक तो हो गई 2x स्क्वायर, दूसरी हो गई 3y स्क्वायर, तीसरी हो गई 5x, फोर्थ हो गई 6y और लास्ट हमारी कितनी हो गई -4। तो ये हमने सारी चीजें देखी कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और टर्म्स को हम कैसे पहचानेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे बता सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं, वो देखेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी, जो भी वेरिएबल उसमें यूज हुआ है, इन सब में हमने x यूज किया है, तो यहाँ पे x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो पहले एग्जांपल में देखें, यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल केवल सिंगल लिखा है, उस पर कोई पावर नहीं है, तो उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है 1। किसी भी वेरिएबल की 1 पावर को हम मेंशन नहीं करते, 1 से ज्यादा 2, 3, 4 जितनी भी होगी उनको हम लिख के मेंशन करेंगे, 1 को मेंशन नहीं किया जाता। तो इसमें अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री होगी 2। इसकी बात करें तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो डिग्री कितनी होगी 3। और लास्ट वाले में इसमें 99 है, x की पावर यहाँ केवल 100 लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 99। अब लास्ट में केवल एक नंबर लिखा है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कभी भी अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, सिंगल नंबर दिया है और कुछ नहीं दिया और पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो या इस कांस्टेंट की डिग्री बता दो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है 0। ये आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 0। एक चीज और आप नोट करना, नोट, अगर आपसे पूछा जाए 0 की डिग्री बता दो कितनी है, ठीक है, कांस्टेंट तो ये भी है लेकिन कांस्टेंट में भी ये कौन सा नंबर है, 0 नंबर है, तो इसको जो हम नाम देंगे वो कौन सा नाम देंगे, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की कभी भी कोई डिग्री नहीं होती, डिफाइन नहीं होती। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कैसी आएगी, नॉट डिफाइंड। इस बात को याद रखना। दो ही केस इसमें क्या है, याद रखने वाले इंपॉर्टेंट है क्या, एक तो अगर मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा है यानी कि केवल पॉलिनोमियल में केवल एक नंबर दिया है और कुछ नहीं दिया, तो उसकी डिग्री होगी 0। और अगर बात करी जाए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो नॉट डिफाइंड है, हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखते हैं और चीजें इसमें। अच्छा, एक चीज और नोटिस करते हैं यहाँ पे डिग्री में, क्या, ये देखो हमने इसकी जो पावर्स लिखी है ये घटते हुए क्रम में लिखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है।
तो ये हमें क्या बताता है, डिग्री हमें क्या बताती है, इसकी डिग्री कितनी है 2, और इसमें टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। इसे देखो इसे भी घटते हुए क्रम में लिखा है और सारी टर्म्स हमने लिखी हैं 1 2 3 4। यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 थी, लेकिन इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 4। ठीक, तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पता है तो आप उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जितने पॉसिबल हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल लिखा है x की पावर 99 प्लस 100, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 ही टर्म्स है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मैक्सिमम कितनी टर्म्स लिखी जा सकती हैं। अगर इसको घटते हुए सही क्रम में लिखा जाए तो इसमें कितनी टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल x की पावर 99 प्लस 0 x की पावर कितनी 98 प्लस 0 x की पावर 97, तो ये सारी तो 0 हो जाएंगी, तो इसको मैक्सिमम कितनी टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो वो हो जाएगा 100, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 99, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो टर्म्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 100। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव में या पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आपको डिग्री दी गई है पॉलिनोमियल की 5, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने डिग्री दे दिया, मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है n, तो उसमें आपसे पूछा गया है टर्म्स बता दो कितने हैं, तो टर्म्स कितने होंगे उसमें n प्लस 1। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 2.1 एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है नई। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनकी डिग्रीज बतानी है। तो ये तो हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होगी, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3। यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हम बात कर चुके हैं, कोई भी अगर कांस्टेंट दिया हो तो उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 0। यहाँ पे पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं होती उसको कितना माना जाता है 1, तो डिग्री कितनी हो गई। ठीक है, तो बस इतना सा ये क्वेश्चन था, आपसे डिग्री पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि हमको पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिखने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो, यानी कि अलग अलग एग्जांपल लिखने हैं। कभी भी एक पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी डिग्री होगी वो एक ही बार होगी, मान लो 100 है तो उसकी 100 ही होगी, ऐसा नहीं है किसी एक ही पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी। ठीक है, तो इसके अलग अलग एग्जांपल देने हैं। तो पहला एग्जांपल देते हैं, डिग्री 1 हो, डिग्री 1 यानी कि केवल वेरिएबल आएगा, उसकी कोई पावर नहीं आएगी। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं ये मैं बता रहा हूं, आंसर मेरे या आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके ढेरों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के। मैं ये भी लिख सकता हूँ, केवल x भी लिख सकता हूँ, और आप कोई दूसरा अल्फाबेट यूज करना चाह रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक, और क्या, एक, अगर इसकी डिग्री 1 है तो उसमें मैक्सिमम 2 टर्म लिखी जा सकती हैं, तो मैं x प्लस 1, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं जिसकी डिग्री 1 होगी। अब डिग्री 2 के एग्जाम्पल देखें तो 2x स्क्वायर, सेम, और क्या लिख सकता हूं मैं, केवल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट मैक्सिमम जो टर्म हो सकती है वो 3 हो सकती है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, 2 डिग्री पोलिनोमियल के। और 3 डिग्री का पोलिनोमियल कैसे लिख सकता हूं मैं, केवल एक्स क्यूब लिख दूं और 5x क्यूब लिख दूं और एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, उसमें बस जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 3। 3 से बड़ी कोई पावर ना हो, छोटी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। तो हमको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर कोफिशिएंट हम बात कर चुके हैं, वो नंबर होता है जो उस वेरिएबल के साथ हो जिसकी पावर हमको दी गई है। तो ये दोनों वैल्यू हम बता देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, अब एक्स की पावर 3 के साथ क्या नंबर है, माइनस का 3, तो -3 आएगा।
और एक्स स्क्वायर के साथ कितना नंबर है प्लस का 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारे दोनों आंसर होंगे। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, जबकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी पॉलिनोमियल को देख के, चाहे उसमें कोई भी कोफिशिएंट, अगर एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा जाता, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होता वो होता 1। अगर वहां पे वो वेरिएबल मौजूद है एक्स की पावर 4 और कोई नंबर नहीं लिखा है तो वहां पे आएगा 1। और अगर कोई नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट बता दो, अब मैं ऐसे नंबर का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं आपसे जो वहां पर मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो उस केस में उसका कोफिशिएंट आएगा 0। उम्मीद है आप इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा गया है कि कोफिशिएंट बता दो z का इन द पोलिनोमियल दिस। अब आप देखोगे इस पिछले क्वेश्चन में ही हम इसकी बात कर चुके हैं। यहाँ पे ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है जो गिवन पोलिनोमियल में कहीं z है ही नहीं, या z की पावर 3 या z की पावर 2 या कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ z कितना आ जाएगा 0, ये मेरा आंसर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेम यहाँ पे पूछा गया है कांस्टेंट टर्म इन दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म। और जो भी हमसे पूछा गया है वो विद साइन आती है। अगर नेगेटिव साइन है तो उसको मेंशन करना जरूरी है, नहीं है तो नहीं। कांस्टेंट टर्म क्या दी गई है हमको यहाँ पे -10, ये हमारा आंसर फिनिश। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं या क्या उसकी वैल्यू होती है, तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे 9x + 3, ये एक पोलिनोमियल हमको दिया गया है और बोला गया है x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू बता दो, x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू बता दो और x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू बता दो। इसकी अगर हमसे पूछा जाए किसी भी लीनियर, अच्छा एक चीज और, डिग्रीज हमें 3 तरह के पोलिनोमियल की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। ये तीनों के तीनों पोलिनोमियल के टाइप हैं। किसको कहते हैं, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1 क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2x + 3, इसमें हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है वेरिएबल की 1, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो, जैसे y² + 9 y + 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है, डिग्री कितनी दी गई है 2, ये कैसा पोलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी, क्यूबिक में डिग्री होगी 3, यानी कि अगर इसके एग्जांपल की बात करें 9t³ + t² + t + 1। ठीक, ये एग्जांपल हो गए लीनियर के, क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के। हमारे कोर्स में जो है 9th क्लास में, वो केवल और केवल हमको ये पढ़ना है 1, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। आपके जो चैप्टर का नाम है वो भी यही है, इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पोलिनोमियल। तो अब इसको देखते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की बात करेंगे लीनियर की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर उसमें वेरिएबल की वैल्यू हमको गिवन होगी तो वो बोलेगा इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू बता दो। तो कैसे बताएंगे, जो वैल्यू हमको दी गई है उसमें पुट कर देंगे। जैसे 9 × 0 + 9 × 0 + 3, ये तो पूरा 0 हो गया, तो बराबर कितना आ गया 3, यानी कि 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 3। फिर दूसरा क्या, x बराबर 1 रखेंगे, 9 × 1 + 3, 9 1 9 और 3 12, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब 3 पे देखेंगे, 9 × 3 + 3, 9 3 27, 27 और 3 30, यानी कि 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस्ड है कि पोलिनोमियल की वैल्यू बताइए, और उसमें कुछ आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी दी गई हैं जिसको हम 1 by 1 सोल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी 2.2 एक्सरसाइज।
तो शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की 2.2 एनसीईआरटी बेस्ड। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल आपको ये दिया गया है 5x-3 इफ x की ये सारी वैल्यू दी गई है, तो ये आपको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम देख चुके हैं पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। जो वैल्यू हमको दी गई है x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 × 0 - 3। 5 0 कितना हो जाएगा 0, ये कितना आएगा केवल -3 हमारा आंसर आ जाएगा पहला। सेकंड का आंसर कितना आने वाला है, x की जगह कितना रखना है -1, तो 5 मल्टीप्लाई करनी है -1 से -3। अब किसी भी नंबर की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो ये कितना आएगा -5 और -3। माइनस माइनस की जो भी वैल्यू होती है आपस में प्लस हो जाती है, साइन किसका रहता है माइनस का, ये कितना हो जाएगा -8। ये हमारा आंसर आया सेकंड का। अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड में क्या वैल्यू रखनी है, x की जगह 2, तो रखते हैं 5 मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से। कभी भी वैल्यू को रखेंगे तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें पता पड़े ये वाली वैल्यू वो है जो हमें x की जगह रिप्लेस करनी है। -3 इज इक्वल टू 5 2 10 -3, 10 में से 3 गया कितना बचा 7। ये हमारा आंसर हो गया इसका। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, क्या वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कैसे फाइंड आउट होती है। x की वैल्यू हमको दी गई है, पोलिनोमियल भी दिया गया है किसमें, x के वेरिएबल में, x की जगह ये वेरिएबल लगने हैं और हमारी जो आंसर है वो आते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दिया गया है इफ, इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है वो s यूज किया गया है, तो s की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और पता करना है कि इन वैल्यूज पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो जस्ट पहले इससे कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। 7 इंटू कितना 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 +6, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बचा कितना 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6। पहले का आंसर कितना आ गया 6। सेकंड देखते हैं 7। अब s की जगह कितना रखना है -3, -3 का स्क्वायर -4, s की जगह कितना रखना है माइनस का 3 +6। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 पॉजिटिव पर, 9 7 63। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 और प्लस का 6। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 69, 69 ये आ जाएगा 81। ठीक है, हमारा आंसर। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, s की जगह कितना रखना है 4, तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 +6। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई 7 इंटू 16 -4 4 जा 16 +6। अब 7 16 में से एक 16 गया तो कितना बचा 6 16, तो ये आएगा 6 इंटू 16 +6, 16 6 जा 96, 96 +6 ये आएगा 102 हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है तो उसमें आपको जरूरत होती है उसको ध्यान से पढ़ने की, ठीक है, फिर उसको सोल्व करने की। तो देखते हैं कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी दी जाती है पोलिनोमियल से रिलेटेड तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको मार्क करेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही देखना होता है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील एज। तो पहली इंफॉर्मेशन तो हमको यही दे दी कि सलील की जो मदर की एज है वो सलील की प्रेजेंट एज की कितनी है 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है ना टाइम्स, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, यानी कि 3 गुना है किसका
सलील की एज का। अगर हम देखा जाए कि किसकी एज में मल्टीप्लाई होगी तो वो इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि छोटी एज किसकी और बड़ी एज किसकी है। बड़ी एज है मदर की, अगर हम मदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मदर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हमें मदर सलील की एज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट करा सलील सलील की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है। ठीक है, अब मदर की एज कैसे निकालेंगे, मदर एज इज इक्वल टू, अगर सलील की एज में 3 टाइम्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मदर की एज के इक्वल हो जाएगा। यस, तो मदर की एज जो आएगी वो आएगी 3x ईयर्स। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोली है वो क्या बोली है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70। आफ्टर 5 ईयर, अगर मैं किसी की भी उम्र की बात करूं, दो जने हैं, अगर 5 साल बाद इन दोनों की उम्र जोड़ूं तो 5 साल बाद ये भी बड़ा 5 साल बड़ा होगा और ये भी 5 साल बड़ा होगा। ऐसा नहीं है हम एक की ही एज में 5 ऐड करेंगे और दोनों हो जाएगा, नहीं। तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, सलील की जो उम्र होगी, सलील की कितनी होगी, x प्लस 5, और मदर की जो हो एज होगी वो होगी 3x प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा एड अप टू 70, यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, दिस विल इंप्लाई सलील प्लस मदर की जो एज ऐड होगी वो कितनी होगी, x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा ऐड होके 70। x और x कितना हो गया, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी ये वहां जाके 60 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से 15। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15। तो यहां पे अगर हम देखें सलील की जो प्रेजेंट एज हमने मानी है, सलील की प्रेजेंट एज वो x ईयर मानी है, तो ये आ गया 15 ईयर्स। जबकि मदर की जो एज मानी है वो 3x है, यानी कि 3 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मदर की भी प्रेजेंट एज पूछी गई है और सलील की भी प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमको क्या इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या उसमें दिया गया है, उस स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना, देन उसको सोल्व करना। तो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर इन पे प्रैक्टिस की जाए तो इनको बहुत इजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। बस हमको ये पता करना होगा कि हमको गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है और हमको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें अगर हम ध्यान से पढ़ें, अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो जरूरत है हमको उसको बार बार पढ़ने की, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्यों, अगर जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में सोल्व क्या करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम और देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखने के बाद, वीडियो में देखने के बाद इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों के दोनों कैसे हैं, प्लस में है, माइनस में कोई सा नहीं है, इंटीजर्स इज 63। द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, और क्या दिया गया है हमको, रेशो कितना, 2:5। फाइंड द इंटीजर्स। कभी भी हमको कोई नंबर रेशो में दिए जाए तो हम उसको किसी ना किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इंटीजर्स बी 2x और 5x। ठीक है, रेशो 2:5 दिया है, एक होगा 2x दूसरा होगा 5x। अब और क्या दिया है कि दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोले तो माइनस। अब बड़े में, अब पॉजिटिव है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 63, यानी कि 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। यहां पे अगर माइनस करा तो ये आया 3x इज इक्वल टू 63,
यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब हमारे दो इंटीजर्स ये हैं तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 42, मल्टीप्लाई करेंगे 21 की, और 5x की वैल्यू कितनी आ गई 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 105। ये थे हमारे दो इंटीजर्स। इतना इजी ये क्वेश्चन था, बस हमको क्या पता होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी इंटीजर्स या कोई भी नंबर रेशो में दिए जाए तो हम किसी भी अल्फाबेट की मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ x में लिखा, आप y z w a b c किसी में भी आप लिख सकते हो दो। अब ये हमने लिख दिया। अब ये हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया था कि डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है 63, तो ये हमने इससे कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसमें पुट कर दी। ये दो हमारे इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है 63 और जिनका रेशो कितना है 2:5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको अभी अगर ये डिफिकल्ट लग रहे हैं तो इनको बार बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इनका सॉल्यूशन करिए, ठीक है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे और आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक और वर्ड प्रॉब्लम। क्या दिया गया है, रूबी हैज 3 times as many as 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। तो उसके पास दो तरह के कॉइन है, कितने कितने 5 रुपीज और 2 रुपीज, दो तरह के कॉइन है। इसने बोला है उसके पास 3 times as many as 2 rupee coins as she has 5 rupee coin। जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन है उससे 3 गुना कितने हैं 2 रुपए के। तो अगर उसके पास 5 रुपीज के x कॉइन है तो 2 रुपीज के कितने हुए 3x कॉइन। अब उसने क्या बोला है कि इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, अगर 5 रुपए के x कॉइन है तो उसके पास टोटल ये कितने हो गए 5x रुपीज, ठीक है। और अगर उसके पास 2 रुपए के 3x कॉइन है तो ये हो गए 6x रुपीज। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उसके पास टोटल कितने रुपीज हैं 88, हमारे पास टोटल कितने रुपीज है 6x और 5x, तो ये कितना हो गया 11x इज इक्वल टू 88 रुपीज, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे पास 11x है और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कितने हैं 88, यानी कि ये 11 की वैल्यू ही 88 है। यानी कि यहां से अगर हम दोनों तरफ 11 का डिवाइड करें 11 का तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8, ठीक है। अब उसने बोला है कि अब ये बता दो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ईच टाइप, उसके पास हर तरह के कितने रुपए हैं, यानी कि उसके 5 रुपए के उसके पास कितने कॉइन है 8, ये तो हमको पता चल गया। और ये 24 कॉइन उसके पास 2 रुपीज के हैं, ठीक है। इतना इजी ये क्वेश्चन था, ठीक है। बस क्या था, इसको समझना था कि उसने क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक बार और देखते हैं पढ़ के क्वेश्चन हमने क्या करा है, उसने क्या दिया है 3 times as many as 2 rupee coin, उसके पास 3 गुने कॉइन है 2 रुपए के जितने उसके पास कॉइन है 5 रुपए के। तो हमने 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 3x, 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके टोटल रुपीज आ जाएंगे, कितने टोटल रुपीज, 5 रुपए के टोटल 5x रुपीज आ गए और 2 रुपए के टोटल 6x रुपीज आ गए। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे 11x रुपीज आ गए हमारे पास। क्वेश्चन में हमको कितना दिया गया 88 रुपीज, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी। इतना बस इतना सा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। द मेन यहां से चालू है, द लोंगर पीस इज 4 times द शॉर्टर वन, यानी कि जो एक फेंस है यानी कि एक कोई लंबाई का पीस है उसको 2 टुकड़ों में काटा गया, एक छोटा एक बड़ा। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 4 गुना बड़ा है छोटे से, ठीक है। तो हमको बताना है दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी है। तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x फीट। x फीट है छोटे वाले की, ठीक है। अब बड़ा वाला कितना है, उससे 4 गुना है अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन लेंथ ऑफ longer piece is equal to 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इसकी टोटल लंबाई कितनी दे रखी है 300 फीट, और हमारे पास टोटल लंबाई छोटे वाले की है बड़े वाले की है, टोटल कितनी होगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 फीट। कितना आएगा, अब हमारे पास ये कितना है 5x इज इक्वल टू 300 फीट। अब x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x इज इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60 फीट। अब जो छोटा वाला है वो तो 60 फीट आ गया, छोटा वाला ये तो आ गया हमारा कितना 60 फीट, और बड़ा वाला कितना होगा इसका 5 गुना, 5 गुना नहीं 4 गुना, तो 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 240 फीट। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई जिसमें भी ये आ जाए ट्वाइस थ्राइस, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई, इट्स विथ एंड पैरामीटर इज 24 मीटर, व्हाट आर द डायमेंशन, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों उसकी हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या हमको गिवन है। गिवन, तो गिवन में अगर हम मान ले लेट लेंथ, लेंथ नहीं जो छोटी है उसको मानते हैं, विथ विथ इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो लेंथ जो दी गई है वो 3 मोर दी गई है। लेंथ कैसे निकालेंगे, 3 मोर यानी कि 3 के आगे प्लस ट्वाइस, 2 इंटू विथ, विथ कितनी है x, तो ये हमारी क्या निकली, डायमेंशन निकली w और l की, लेंथ और विथ की। अब हमको क्या दिया गया है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, जहां b की वैल्यू कितनी है x, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है 24 मीटर। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, l प्लस बी की वैल्यू आएगी 12 मीटर। अब l और b की वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 3, यानी कि x प्लस x प्लस अब अगर यहाँ l और b की वैल्यू को प्लस करें तो ये कितना आएगा, x प्लस 2x प्लस 3, x और x कितना हो गया 2x, x और 2x 3x और 3, ये 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ गई 3। अब उसने पूछा डायमेंशंस, यानी कि b की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, और 2x प्लस 3 यानी कि l की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 9 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाए तो हम उसमें हमको जरूरी है इन वर्ड्स पे ध्यान देना। मोर, मोर का मतलब प्लस, ट्वाइस थ्राइस जो भी दिया होगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। यहाँ हमने 3 मोर दिया था तो 3 प्लस किया, ट्वाइस दिया था तो 2 का मल्टीप्लाई किया। किस में करना है, जो भी उसके आगे नंबर दिया होगा विड्थ में। ठीक है, विड्थ हमने क्या मान ली थी अपने पास से, लेट हमने विड्थ मानी b। ठीक है, b सॉरी विड्थ हमने कितनी मानी थी x। ठीक है, और इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता गया उसमें हम रखते गए। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का उसको गिवन है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया 12 आया यहाँ पे, यहाँ एल प्लस बी, एल प्लस बी की वैल्यू आएगी 3x प्लस 3, 3 को वहां ले जाके माइनस कर दिया तो 9, 3x की वैल्यू 9 तो x की वैल्यू 3, यहाँ से हमने x की वैल्यू 3 आई है तो b की वैल्यू 3, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे हमारी दोनों के दोनों डायमेंशन आ गई कितनी 3,9। ठीक है,
इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म होती है। आप इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट्स को सॉल्व करने की।